हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित मूर्छा प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर इसी प्रकार से 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे लेक्चर्स आपको दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर मूर्छा प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व प्राणायाम का परिचय हम यहाँ पर प्रारंभ करें। ग्रंथ का परिचय अगर जो हम रिपीट करें तो आप देखेंगे हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। तो पूर्व में ही हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो हठ योग है, हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है एक हठ प्रदीपिका, जिसके जो प्रणेता हैं, रचयिता हैं, वह हैं स्वामी स्वात्माराम जी। आगे आप देखेंगे कि प्राणायाम का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। यह जो ग्रंथ है 4 उपदेशों में विभाजित है। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा की है, तो वहां पर ही हमें मूर्छा प्राणायाम के बारे में पढ़ने को मिलता है, जहां पर 8 प्राणायाम अर्थात कुंभकों के बारे में चर्चा की है। आगे हम यहाँ पर मूर्छा प्राणायाम को यहाँ पर प्रारंभ करें। अगर हम इसकी विधि के बारे में यहाँ पर देखें तो द्वितीय उपदेश के 69 नंबर के श्लोक में यहाँ पर कहा है, पूर्वकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालन धरम शनैः। मैं श्लोक को पुनः रिपीट करूं, आप देखेंगे पूर्वकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालन धरम शनैः। अगर हम इसका तात्पर्य देखें तो आप देखेंगे पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। पूर्वकांते अर्थात पूरक के अंत में, बद्ध्वा यानी कि बांध करके, जालंधर बंद लगा करके, शनैः धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। ध्यानपूर्वक समझें। आपने इससे पूर्व देखा होगा कि जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो जालंधर बंद का अभ्यास हमें अंतः कुंभक के साथ में करना होता है, या फिर बहिर्कुंभक के साथ में भी हम कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान न हम पूरक करते हैं न रेचक करते हैं। किस दौरान? जब हमारा जालंधर बंद लगा होता है। लेकिन यहां पर क्या कहा? तो यहां पर कहा है कि इस दौरान ही हमें जालंधर बंद का अभ्यास करने के साथ साथ हमें रेचन करना है। किसका? वायु का। ध्यानपूर्वक समझे। इसीलिए इसे मूर्छा कहा है। प्राणायाम को ही इसलिए मूर्छा प्राणायाम कहा क्योंकि इसके अभ्यास के दौरान किसी भी सामान्य व्यक्ति को मूर्छा आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, क्योंकि ये सामान्य व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास नहीं है। घेरण संहिता में भी और हठ प्रदीपिका में भी इसका वर्णन जो सिद्ध हैं या फिर जो योग को मुख्य रूप से अपनाते हैं, जो योगी हैं, उनके लिए ही इसका अभ्यास बताया है। सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अभ्यास नहीं बताया। तो किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है? तो कहा कि सर्वप्रथम पूरक करना चाहिए। पूरक करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक हमें जालंधर बंद लगाना है, और जालंधर बंद लगाने के पश्चात ही वायु का हमें रेचन करना है। जालंधर बंद या फिर मूल बंद, उद्यान बंद, लगभग 4 बंधों के बारे में मैं आपको पूर्व में चैनल पर बता चुका हूं। तो जालंधर बंद लगा करके हमें रेचन करना है। इसी प्रकार से अगर जो हम घेरण संहिता में देखें तो घेरण संहिता में थोड़ा सा वहां पर जो मूर्छा प्राणायाम है उसके बारे में अलग चर्चा की गई है। वहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें वायु का पान करना है। तत्पश्चात हमें सिर को ऊपर उठाते हुए 45 डिग्री पर ले जा करके तत्पश्चात हमें धीरे धीरे आंखें खोलते हुए शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है। तो ये घेरण संहिता में बताया गया है, जबकि हठ प्रदीपिका में इस प्रकार से कुछ नहीं कहा। और ध्यानपूर्वक समझें, किसी भी प्राणायाम का अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में ही इसका अभ्यास करना है। चाहे हम मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करें, भ्रामरी का अभ्यास करें, किसी का भी करें, तो ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। तो हठ प्रदीपिका में किस प्रकार से है, घेरण संहिता में किस प्रकार से है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे इस प्रकार से प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर मूर्छा प्राणायाम की यहाँ पर विधि बताई गई है। अगर हम इसके लाभ के बारे में देखें तो इसी श्लोक के द्वितीय पंक्ति में कहा, रेचयन मूर्छना खेयम मनोमूर्छा सुखप्रदा। कहा है कि यह जो मूर्छना नामक प्राणायाम है, इसे मूर्छा नामक यह जो प्राणायाम है मनोमूर्छा लाने वाली तथा सुख देने वाली है। यह कैसा है? यह मनोमूर्छा लाने वाला और सुख प्रदान करने वाला यह प्राणायाम है।
तो इस प्रकार से बताया गया है। अब देखो व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अगर इसका अभ्यास करेगा तो शायद ही उसे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो उसे इस प्रकार के सुख की प्राप्ति हो सकती है, प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कहा यह जो अभ्यास है बहिर्मुखी साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिन साधकों को योग सिद्ध करना है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। उनके लिए कहा कि वो अगर जो बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी मैंने आपको बताया है, तो बहिर्मुखी यानी कि जो अधिक जिनका चित्त चंचल है, जो अधिक बहिर्मुखी हैं, अगर वो इसका अभ्यास करते हैं तो इसके अभ्यास से बहिर्मुखी का विपरीत अर्थात वह अंतर्मुखी होने प्रारंभ होते हैं। तो अगर हमें ये लाभ प्राप्त करने हैं तो हम इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मूर्छा प्राणायाम की विधि और लाभ के बारे में बताया। अगर हम इसकी सावधानी को देखें तो सावधानी के बारे में कहा कि जैसे कि उच्च रक्तचाप है, मस्तिष्क में चोट लगना है या फिर हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। साथ ही अगर अभ्यास के दौरान बेहोशी अगर जो आती है तो इसका अभ्यास नहीं करना है, अर्थात रोक देना है। तो ये कुछ इसकी सावधानियां भी हैं। प्रत्येक आसन प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व उसकी सावधानियां भी हमें बरतनी आवश्यक है। कोई उच्च रक्तचाप का व्यक्ति है, क्योंकि इसमें कुंभक भी हम लगा रहे हैं, तो उसको इसका अभ्यास नहीं करना है। किसी प्रकार से मस्तिष्क में चोट इत्यादि लगी है तो इसका अभ्यास नहीं करना है। हृदय रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो इसका अभ्यास नहीं कराना है। या फिर किसी को बेहोशी अगर आ जाती है तो उसको भी इसका अभ्यास नहीं कराना है, अर्थात रोक देना है। तो ये कुछ सावधानियां भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आशा है आप मूर्छा प्राणायाम के बारे में अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मैंने आपको घेरण संहिता के अनुसार भी बताया है। आप घेरण संहिता का भी लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको घेरण संहिता के अनुसार समझ में आ जाएगा। हठ प्रदीपिका में किस प्रकार से दर्शाया गया है वो आप यहाँ पर जान चुके हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से मूर्छा प्राणायाम का वर्णन किया गया है। घेरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, भगवद गीता में अ एवं ब किस ग्रंथ में मूर्छा प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। चिंता में, तनाव में, माइग्रेन में, ये सभी। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। अगर आप सही आंसर छांट करके भेज सकते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मूर्छा का अभ्यास किसमें हानिकारक है। उच्च रक्तचाप में, हृदय रोग में, उपरोक्त दोनों में, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों में आपको योग के ढेरों सारे प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। तीनों में से आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल के योगा स्टोर पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको कई सारे योगा टूल्स, इक्विपमेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास किसके लिए है। सामान्य व्यक्ति के लिए, साधकों के लिए, उपरोक्त दोनों अ एवं ब। तो यह जो प्राणायाम है किसके लिए है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित मूर्छा प्राणायाम के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।